दंड द्वीप में फ्रांज काफ्का। आगे आपने मेरा स्पष्टीकरण सुन लिया है, यंत्र देख चुके हैं और दंड प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। आप अपने निष्कर्षों पर पहुंच चुके होंगे। कुछ शंकाएं होंगी तो सजा देने का ढंग देखकर दूर हो जाएंगी। आपसे एक अनुरोध है, कमांडेंट के खिलाफ मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे कर सकता हूं? सैलानी ने चीख कर कहा। मैं न तो आपकी मदद कर सकता हूं, न ही आपको रोक सकता हूं। तुम रोक सकते हो, अफसर ने उत्तेजित होकर कहा। सैलानी ने डरते हुए देखा कि अफसर की मुट्ठियां भिजी हुई थी। आप कर सकते हैं, अफसर ने आग्रह के साथ दोहराया। मेरी एक योजना है जिसके असफल होने का सवाल ही नहीं। अगर आपके ख्याल से आपका कोई महत्व नहीं तो भी क्या एक महान परंपरा को बचाने के लिए छोटे मोटे प्रयत्न नहीं किए जाने चाहिए? मेरी योजना यूं है। पहली बात तो ये कि आपने जो कुछ यहाँ देखा उसके बारे में कम से कम बताएं, वह भी तभी जब आपसे पूछा जाए। आपके जवाब बहुत बहुत संक्षिप्त और आम हो, बहस तो बिल्कुल नहीं। फिर भी यदि आपको आपके अपने ऊपर नियंत्रण न हो तो मेरे खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग करें। मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, सिर्फ नपे तुले जवाब दें। जैसे, हाँ मैंने आपकी दंड व्यवस्था देखी है, सिर्फ इतना। लेकिन हो सकता है कि बीच में आपका सब्र टूट जाए, जबकि कमांडेंट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं। ये जरूर होगा कि वह आपके शब्दों की मनमानी व्याख्या करेगा, गलत अर्थ निकालेगा। मेरी योजना इसी पर निर्भर है। कल उसके सभापतित्व में कॉलोनी के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग होने जा रही है। कमांडेंट ने मीटिंग को सार्वजनिक रूप दे रखा है। सभा भवन में एक गैलरी बनवा दी है जो दर्शकों से भरी रहती है। मुझे उसके भाषणों से ऊब होती है, लेकिन मुझे उपस्थित होने का आदेश है। आपको उस मीटिंग में जरूर बुलाया जाएगा, लेकिन अगर किसी रहस्यमय कारण से नहीं भी बुलाया जाता तो आप निमंत्रण की मांग करें, जो आपको दिया ही जाएगा। तो कल आप इस समय कमांडेंट के बॉक्स में उसकी सुंदर स्त्रियों के साथ बैठे होंगे। वह आपकी ओर बार बार आश्वस्त भाव से देख रहा होगा। कुछ एक महत्वहीन और मजाकिया मामलों के बाद जो सिर्फ जनता पर प्रभाव जताने के लिए उठाए जाते हैं और ज़्यादातर बंदरगाह के बारे में होते हैं। यहाँ की न्याय व्यवस्था पर बहस छिड़ जाएगी। अगर कमांडेंट इस मुद्दे को कहीं नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर घोषित करूंगा कि आज एक मृत्युदंड संपन्न हुआ है। इस पर कमांडेंट हमेशा की तरह दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ आभार प्रकट करेगा। इसके बाद वह अपने आप को उस स्वर्ण स्वर्ण अवसर से फायदा उठाने से रोक नहीं पाएगा। वह कहेगा, अभी अभी सूचित किया गया है, या इसी आशय के कोई दूसरे शब्द कि आज एक मृत्युदंड दिया गया है। इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक विश्वविख्यात अन्वेषी ने इसका अवलोकन किया है। जैसा कि आप सबको विदित है, उन्होंने हमारे यहाँ आकर हमारे द्वीप को सम्मानित किया है। उनकी उपस्थिति से हमारी आज की सभा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। क्या ऐसे अवसर पर हमें इस विश्वविख्यात अन्वेषी से अपनी न्याय प्रणाली पर कोई राय नहीं लेनी चाहिए? मैं देख रहा हूं मेरे प्रस्ताव का जोरदार स्वागत हो रहा है। इसके बाद कमांडेंट आपके आगे सामने सम्मान से झुकेगा और फिर बोलना शुरू कर देगा। तो मैं इस सभा की ओर से आपसे पूछता हूं, क्या इस समय आप बॉक्स के किनारे आ जाएं? इस समय आप बॉक्स के किनारे आ जाएं और अपने हाथों को वहां रखें जहां से उन पर निगाह रख सकें, वरना कमांडेंट की महिलाएं आपकी उंगलियों को दबाना शुरू कर देंगी। मैं नहीं सोच पाता उस क्षण के तनाव को कैसे बर्दाश्त करूंगा। इसके बाद आप बोलना शुरू कर दें। बोलते वक्त झिझक आएगा मत। पूरी दृढ़ता से अपना निर्णय सुनाइए, लेकिन शायद यह चीज़ आपके चरित्र से मेल नहीं खाती। आपके मुल्क में ऐसे काम दूसरे तरीकों से किए जाते हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि कुछ शब्द धीरे से बुदबुदाएं, जिन्हें सिर्फ आपके नीचे बैठे हुए अधिकारी भर सुन सकें। दंड व्यवस्था के पक्ष में कोई जनमत नहीं, इसकी चर्चा न करें।
यंत्र के आवाज करने वाले चक्के, टूटे हुए पट्टे या गंदे डॉट का भी कोई जिक्र नहीं। यह काम मैं करूंगा। और विश्वास मानिए कि मेरे आरोपों से गड़बड़ाकर कमांडेंट अगर सभा भवन छोड़कर नहीं भागा तो घुटने टेककर इतना कहने को जरूर मजबूर हो जाएगा कि हे पूर्व कमांडेंट, मैं तुझे सिर झुकाता हूं। जो तेरी योजना यह है तो मेरी योजना यह है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अफसर ने सैलानी के दोनों हाथ जकड़ लिए और लंबी सांसें भरते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। सैलानी अनुभवी व्यक्ति था। उसे शुरू से ही कोई दुविधा नहीं थी। वह निडर और सम्मानित आदमी था। फिर भी उसे सिपाही और कैदी के सामने कुछ कहने में झिझक हुई। नहीं, सैलानी ने कहा। कहने के बाद गहरी सांस ली। अफसर ने कई मर्तबा पलकें झपकाई। क्या बताऊं कि क्यों नहीं? सैलानी ने पूछा। अफसर ने गर्दन हिला दी। मैं आपके तरीकों का समर्थन नहीं करता। पहले जब आपने मुझे विश्वास में लिया, मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं दखल अंदाजी करूं या नहीं, अगर करूं तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, कमांडेंट के पास। लेकिन इससे मेरा इरादा दृढ़ नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत आपकी ईमानदारी और निष्ठा ने मुझे गहरे छुआ है। हालांकि इससे मेरे विचार बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ पलों के लिए अफसर चुप रहा, फिर यंत्र की ओर बढ़ गया। उसने पीतल की रोड को हिलाया, फिर डिजाइनर में झांक कर देखा। इस बीच सिपाही और कैदी में समझौता हो चुका था। कैदी के इशारे पर सिपाही उसके ऊपर झुका हुआ था। कैदी फुसफुसाहट में कुछ कह रहा था। सिपाही सिर हिला रहा था। सैलानी ने अफसर के पास जाकर कहा, मैं कमांडेंट को अपनी राय बताऊंगा, लेकिन अकेले में। और मैं यहाँ किसी सभा के लिए कल रुकूंगा नहीं, सुबह चला जाऊंगा। ऐसा नहीं लगा कि अफसर ने कुछ सुना। तो आखिर आपको हमारी दंड व्यवस्था ठीक नहीं लगी? बुदबुदाने के बाद अफसर कुछ उसी तरह मुस्कुराया जैसे कोई बुजुर्ग किसी की बचकानी हरकत पर मुस्कुराता है और मुस्कुराहट के पीछे अपनी सोच जारी रखता है। तो आखिरकार समय आ गया, अफसर ने कहा और सैलानी की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। समय? किस बात का समय? सैलानी ने बेचैनी से पूछा। अफसर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब तुम आजाद हो, अफसर ने कैदी को उसकी भाषा में कहा। कैदी को विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें आजाद किया जाता है, अफसर ने दोहराया। कैदी का चेहरा चमकने लगा। जो कुछ वह सुन रहा है क्या सच है, या अफसर की कोई सनक जो कुछ देर बाद बदल जाएगी? क्या विदेशी ने इससे इसके प्राणों की भीख मांग ली है? जो भी है, कैदी आजाद होना चाहता था। दरांती में जिस सीमा तक गुंजाइश थी, उसने संघर्ष शुरू कर दिया। तुम मेरे पट्टे तोड़ दोगे, अफसर ने डपट कर कहा। चुपचाप पड़े रहो, हम खोल रहे हैं। सिपाही को संकेत करने के बाद उसने कैदी को खोलना शुरू कर दिया। कैदी को हंसी आ रही थी। उसने पहले अफसर को देखा, फिर सैलानी को, फिर सिपाही को। इससे बाहर निकालो, अफसर चीखा। इसे बाहर निकालो। सुइयों की वजह से इस काम में विशेष सावधानी की जरूरत थी। कैदी ने बेसब्री में अपनी पीठ को खुरच लिया था। इसके अंत तक अफसर ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अफसर तेजी से सैलानी के पास गया, जेब से ब्रीफकेस निकाला और अंदर के कागजों को इधर उधर किया। अंत में एक कागज निकालकर सैलानी के सामने फैलाता हुआ बोला, इसे पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता, पहले ही कह चुका हूं। और पास से देखो। अफसर सैलानी के एकदम करीब आ गया ताकि दोनों एक साथ देख सकें। इससे भी बात नहीं बनी तो कनिष्ठ उंगली के संकेत से एक एक अक्षर पढ़कर बताया। लिखा है, न्याय पर अडिग रहो। अब आप पढ़ सकते हैं। सैलानी कागज पर झुक गया, इस डर से कि कहीं वह कागज को छू न ले। अफसर ने कागज को हटा लिया। हो सकता है, मुझे आपका विश्वास है। तब ठीक है, अफसर ने आंशिक संतुष्ट होते हुए कहा। हाथ में कागज लिए हुए यंत्र की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने कागज को डिजाइनर में डाल दिया, फिर चक्कों का क्रम बदलने लगा। यह काफी मेहनत का काम था। कुछ देर के लिए तो वह डिजाइनर में बिल्कुल ही गुम हो गया।
सैलानी नीचे से लगातार उसकी मेहनत को देख रहा था। उसकी गर्दन अकड़ गई थी, धूप से आंखें चुदिया गई थी। उस समय कैदी और सिपाही दूसरे काम में जुटे हुए थे। सिपाही ने बंदूक पर लगे चाकू से कैदी के कपड़े कब्र से बाहर निकाल लिए थे। कमीज बुरी तरह गंदी हो गई थी। कैदी उसे बाल्टी के पानी से धो रहा था। जब उसने अपने कपड़े पहने तो दोनों को हंसी आ गई। कमीज और पतलून दोनों पीछे से फटे हुए थे। कैदी को लगा सिपाही का मनोरंजन होना चाहिए। वह अपने फटे कपड़ों में सिपाही के सामने गोल गोल नाच रहा था। सिपाही जमीन पर बैठा, हथेली से घुटनों को ठोंकता हुआ हंसी से दोहरा हो रहा था। एक बार फिर अफसर ने हर पुर्जे को बारीकी से परखा। डिजाइनर को, जो हमेशा खुला रहता था, बंद किया। फिर कैदी की ओर देखा। उसे संतोष हुआ कि उसने कपड़े पहन लिए हैं। फिर हाथ धोने के लिए बाल्टी की ओर बढ़ गया। बाल्टी का पानी गंदला हो गया था। अफसर के चेहरे पर अफसोस उभरा। अंत में उसने अपने हाथ गर्म रेत में ठूंस दिए। इससे उसे तकलीफ हुई, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं था। इसके बाद वह अपनी जगह पर अकड़कर खड़ा हो गया। वर्दी की जैकेट के बटन खोलते समय दोनों जनाने रुमाल उसके हाथों पर आ गिरे। तुम्हारे रुमाल, अफसर ने कहा। रुमालों को कैदी की ओर उछाल दिया। स्पष्टीकरण के तौर पर सलानी ने कहा, तुम्हारे रुमाल कमांडेंट की महिलाओं की सौगात। हालांकि अफसर को जल्दी थी, फिर भी उसने वर्दी के प्रत्येक कपड़े को बड़े जतन से उतारा। यहां तक कि जैकेट पर टंगी चांदी की बेलबूटोदार किनारी को उंगलियों से सहलाया, फुदनों को हवा में हिलाया। लेकिन इस भावुकता का उसकी बाद की हरकतों से कोई मेल नहीं बैठता था। जैसे ही वह किसी कपड़े को उतार चुकता, उसे बड़ी निर्ममता से कब्र में उछाल देता। इसके शरीर पर पहनने वाली अंतिम चीज एक तलवार और उसकी बेल्ट थी। उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तोड़ा और टुकड़ों को कब्र में इतनी जोर से फेंका कि गिरते वक्त तेज आवाज हुई। अब अफसर मादरजाद नंगा खड़ा था। सैलानी ने होठ काट लिए। वह समझ चुका था कि अब क्या होने जा रहा है, लेकिन अफसर को रोकने का उसे कोई अधिकार नहीं था। अगर उस दंड व्यवस्था का, जिसका वह अंतिम प्रतिनिधि था और जिसे उससे इतना मोह था, अंत निकट था, तो अफसर का एक सही काम अगर उस दंड व्यवस्था का अंत निकट था तो अफसर एक सही काम कर रहा था। अफसर की जगह वह होता तो वह भी यही करता। शुरू में कैदी और सिपाही की समझ में कुछ नहीं आया। कैदी रुमाल पाकर प्रसन्न था, लेकिन उसकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सिपाही ने एक अप्रत्याशित झटके से रुमालों को अपने कब्जे में कर लिया। अब कैदी उन्हें सिपाही के बेल्ट के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था। वे आपस में मजाकिया कुश्ती लड़ रहे थे। अफसर बिल्कुल नंगा हो गया तो दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। कैदी की समझ में आ रहा था कि उसके भाग्य में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। जो उसके साथ होने वाला था, अब वही शुरू से अंत तक अफसर के साथ होने जा रहा था। उसके लिए इसमें प्रतिशोध था। कैदी के चेहरे से एक चुपचाप और खिली हुई मुस्कुराहट आ चिपकी, जो अंत तक बनी रही। अफसर यंत्र में प्रवेश कर चुका था। वह यंत्र से अच्छी तरह से वाकिफ था और देख रहा था कि अब वह यंत्र से किस तरह काम लेता रहा है और यंत्र किस तरह उसकी आज्ञा का पालन करता रहा है। उसने हाथ उठाकर दरांती को चालू कर दिया। दरांती कई बार ऊपर नीचे होती हुई उतनी ऊंचाई पर स्थिर हो गई जितनी में अफसर समाता था। अफसर ने कांपते हुए बिस्तर के किनारे को छुआ। तभी ऊन और रुई वाला डोट उसके मुंह में घुसाने की कोशिश करने लगा। अफसर ने एक क्षण प्रतिवाद किया। अंत में उसे मुंह में प्रवेश कर जाने दिया। तभी कैदी को ख्याल आया कि अफसर के हाथ पैर खुले हुए हैं। उसने सिपाही को इशारा किया। दोनों पट्टे कसने के लिए दौड़े। इस बीच अफसर ने पैर से लीवर दबाकर डिजाइनर चालू कर दिया था। उन दोनों को देखकर उसने पैर पीछे खींच लिए ताकि पट्टे कसे जा सकें। पट्टे कसते ही यंत्र ने अपना काम चालू कर दिया। बिस्तर कांपने लगा। सुइयां अफसर के शरीर पर नाचने लगी। दरांती ऊपर नीचे होने लगी। सैलानी देखता रहा। तभी लगा जैसे कोई चक्का आवाज कर रहा हो।
यंत्र चल रहा था। सैलानी का ध्यान कैदी और सिपाही की ओर आकर्षित हुआ। कैदी खुश दिख रहा था, सैलानी को उन पर गुस्सा आ रहा था। वह वहां अंत तक ठहरना चाहता था, लेकिन उन दोनों की उपस्थिति उसके बर्दाश्त के बाहर थी। अपने घर जाओ, सैलानी ने कहा। सिपाही जाने को तैयार हो गया, लेकिन कैदी ने इसे एक सजा के रूप में लिया। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, फिर घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। सैलानी ने देखा कि मौखिक आदेश से काम नहीं चलेगा। वह पास जाकर उन्हें भगाने को था कि डिजाइनर से तेज शोर उठने लगा। डिजाइनर का ढक्कन धीरे धीरे उठ रहा था। डिजाइनर का ढक्कन उठा और एक तेज आवाज के साथ खुल गया। फिर एक चक्के के दांत दिखने शुरू हुए। जल्द ही दूसरा पूरा चक्कर दिखने लगा। लग रहा था जैसे कोई दानवी शक्ति डिजाइनर को भींच रही हो, जिससे अंदर के चक्कों के लिए कोई जगह न बची हो। चक्का डिजाइनर के सिरे तक आने तक घूमता रहा, अंत में गिरा और रेत में लुढ़कता हुआ एक जगह लेट गया। इसके बाद दूसरा चक्का, इसके बाद अनगिन बड़े छोटे और बेहद छोटे चक्के। इस दृश्य को देखकर कैदी सैलानी का आदेश भूल गया। वह सिपाही की मदद से चक्कों को पकड़ना चाहता था, लेकिन पीछे लुढ़कते आते दूसरे चक्कों को देखकर डर जाता था। सैलानी हैरान था, यह विखंडित हो रहा था। सहसा उसे याद आया, इस वक्त उसे अफसर के पास होना चाहिए। जब अंतिम चक्का भी निकल चुका तो उसने दरांती के अंदर झांककर देखा और आश्चर्य से पाया कि दरांती दिख नहीं रही थी। सिर्फ सुइयों को चुभो रही थी, नहीं बिस्तर उलट रहा था, बल्कि दरांती की लय के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। सैलानी यंत्र को बंद करना चाहता था, क्योंकि वह अफसर द्वारा चाही गई कलात्मक मौत न होकर साफ साफ हत्या थी। उसने हाथ बढ़ाए, तभी दरांती एक तरफ मुड़ी, जैसे कि अमूमन 12 घंटे के बाद होता था। शव के सैकड़ों सुराखों से रक्त बह रहा था। पानी के नल ने अपना काम बंद कर दिया था। यंत्र अपने अंतिम काम को अंजाम देने में भी असफल रहा। दरांती की बड़ी बड़ी सुइयों से बिंधा हुआ शव कब्र में नहीं गिरा, बल्कि रक्त दपकता हुआ अधर में झूलता रहा। दौड़ो, मदद! सैलानी ने सिपाही और कैदी को आवाज दी और खुद दौड़कर शव के पैर पकड़ लिए। वह चाह रहा था कि सिपाही और कैदी शव शव का सिर पकड़ लें, ताकि उसे ढीला करके कब्र में गिराया जा सके। सिपाही और कैदी तय नहीं कर पा रहे थे कि मदद करें या नहीं। कैदी ने तो भागने की तैयारी कर ली थी। सैलानी को उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी और यही उसको न चाहते अवस्था में उसको जबरदस्ती करनी पड़ी और यही उसको न चाहते हुए भी शव का चेहरा देखना पड़ा। अफसर का चेहरा वैसा ही था जैसा जीवित अवस्था में हुआ करता था। मुक्ति, जिसका वायदा उससे किया गया था, कोई चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं था। यंत्र में जो दूसरों को मिला था उसे नहीं मिला। अफसर के होंठ भिजे हुए थे। उसकी खुली हुई आंखों में वही खामोशी भरा विश्वास था। माथे के आर पार एक बड़ा सा सूजा ठुका हुआ था। सैलानी, उसके पीछे सिपाही और कैदी जैसे ही कॉलोनी के सिरे के घरों के पास पहुंचे, सिपाही ने संकेत दिया, यह रहा चाय घर। यह मकान के निचले तले में एक गुफानुमा जगह थी, जिसकी छत और दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थी। इसमें सड़क से सीधे प्रवेश किया जा सकता था। चाय घर कॉलोनी के दूसरे घरों, जो बेहद जर्जर हो चुके थे और कमांडेंट के महलनुमा हेडक्वार्टर तक फैले हुए थे, से भिन्न था। इससे सैलानी को पुराने युग की ताकत का अंदाजा हुआ। वह कैदी और सिपाही के साथ टेबलों के बीच से गुजरता हुआ चाय घर में दाखिल हुआ और अंदर से आती ठंडी नम हवा में लंबी लंबी सांसें भरने लगा। यहाँ हमारे पूर्व कमांडेंट दफन हैं, सिपाही ने बताया। पादरी उन्हें चर्च के अहाते में जगह देने को तैयार नहीं थे। उसमें और कमांडेंट के अनुयायियों में झगड़ा हुआ था।
अंत में उन्हें यहाँ दफनाया गया। अफसर ने आपको यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस बात को लेकर वह बहुत शर्मिंदा था। उसे कई बार रात के वक्त शव को खोद निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे खदेड़ दिया गया। कब्र कहाँ है? सैलानी ने पूछा। सिपाही और कैदी उस तरफ भागे जहां कब्र होनी चाहिए थी। वे उसे एक दीवार के पास ले गए जहां कुछ ग्राहक टेबलों पर बैठे हुए थे। वे बंदरगाह पर काम करने वाले कामगर थे, छोटी, चमकीली और काली दाढ़ियों वाले लोग। उनके शरीर पर जैकेटें नहीं थी, वे सिर्फ फटी हुई कमीजें पहने हुए थे। सैलानी के आते ही दीवार से सटकर खड़े हो गए और टकटकी बांधकर देखने लगे। कोई अजनबी है, कब्र देखना चाहता है, उन्होंने आपस में फुसफुसाकर कहा। उन्होंने एक टेबल सरकाई। टेबल के नीचे कब्र का पत्थर था, एक मामूली सा पत्थर। उस पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था। सैलानी ने झुककर पढ़ा। लिखा था, यहाँ हमारे पूर्व कमांडेंट विश्राम करते हैं। उनके अनुयायियों ने जो अपने को प्रकट नहीं करना चाहते, यह कब्र खोदी और पत्थर लगाया। ऐसी भविष्यवाणी है कि कुछ वर्षों बाद कमांडेंट पुनर्जीवित होंगे और इसी जगह से अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए पुनः कॉलोनी पर विजय प्राप्त करेंगे। पढ़ने के बाद सैलानी उठा। उसने देखा कि उससे घेरकर खड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्होंने भी इबारत को पढ़ा हो और उसे हास्यास्पद मान रहे हों। कुछ सैलानी से उम्मीद कर रहे हों कि उनका समर्थन करे। सैलानी ने उनमें कुछ सिक्के बांटे, टेबल को यथास्थान रखने की प्रतीक्षा की और फिर चाय घर से सीधा बंदरगाह की ओर भागा। चाय घर में कैदी और सिपाही के कुछ परिचित मिल गए थे, जिन्होंने उन्हें रोक लिया, लेकिन सैलानी को नदारद पाकर वे भी वहां से भागे। सैलानी बंदरगाह की आधी सीढ़ियां उतर चुका था जब वे दौड़ते हुए उसके पीछे हो लिए। शायद वे उस पर अंतिम बार दबाव डालना चाहते थे कि उन्हें भी अपने साथ ले ले। जब सैलानी किश्ती वाले से स्टीमर तक पहुंचने का किराया तय कर चुका था तो वे सीढ़ियां उतर रहे थे। जब वे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो किश्ती किनारा छोड़ रही थी। वे छलांग लगाकर किश्ती में पहुंच सकते थे, लेकिन सैलानी ने एक मोटा गांठदार रस्सा उठाकर उन्हें डराया। इस तरह उन्हें छलांग लगाने से रोक दिया। थैंक यू सो मच।